हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिको ट्रिक। फ्रेंड, आज हम शल्य तंत्र की एक इम्पॉर्टेंट विषय मर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शल्य तंत्र में तो आता ही है, साथ में रचना शरीर के अंदर भी हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शल्य तंत्र के लिए हो चाहे रचना शरीर के लिए हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मर्म के बारे में। पहले हमें याद रखना है मर्म के लिए कि मर्म का डिस्क्रिप्शन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान देनी है आपको एक चीज़ों को, तो आपको सब याद होता चला जाएगा। मर्म का डिस्क्रिप्शन जो है शारीर स्थान 6 अध्याय सुश्रुत संहिता में। ठीक है, सुश्रुत का ही स्पेसिफिकेशन है मर्म। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्योंकि मर्म जो है शरीर में है। ठीक है, तो आपको शारीर याद रखना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 6। कैसे याद रखेंगे? जब अभी आप मर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम मर्म के जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए, दैट इज 6। ठीक है, तो 6 अध्याय, तो 6 अध्याय सुश्रुत का, सुश्रुत संहिता, और मर्म है शरीर में होते हैं तो शारीर स्थान, तो शारीर स्थान का 6 अध्याय मर्म है। ठीक, अब मर्म होते क्या हैं? देखिए, अगर हम मॉडर्न पॉइंट्स देखें तो मर्म वो स्थान है जहाँ पर प्राण अवतिष्ठित रहते हैं, यानी प्राण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और प्राण का क्या मतलब है? दैट इज़ वाइटल लाइफ फोर्सेस। ठीक है, ये एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर इनमें आघात होता है तो बॉडी में या तो डिफॉर्मिटी होती है या डेथ होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़, सिर्फ ये नहीं कि मारक होते हैं, तो या तो डिफॉर्मिटी होगी और डेथ कॉज करेंगे। ठीक है, डी। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी और डेथ। ठीक है, तो मर्म आर द सीट्स ऑफ प्राण, जहाँ प्राण रहते हैं उनका स्थान है। और प्राण क्या है? दैट इज एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, जहाँ एनर्जी सेंटर्स रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कृष्ण भगवान का भी जो मृत्यु हुई थी वो इस तल हृदय मर्म पर तीर लगने से हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए प्राचीन समय में राजा महाराजा क्या करते थे, इन रीजन जब भी युद्ध में जाते थे तो इन रीजन को प्रोटेक्ट करके रखते थे ताकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है उन्हें इंजरी ना पहुँचे। ठीक है, तो इतना में ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ा कि मर्म जो है, मर्म शरीर में है तो शारीर स्थान हो गया। 5 प्रकार के टाइप्स हैं इसके, तो एक और जोड़ दीजिए 6, तो 6 चैप्टर हो गया। किसका? सुश्रुत का। सुश्रुत की देन है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मर्म की व्याख्या। मर्म के लिए क्या कहा गया, अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं। बृहत्रयी में सुश्रुत आती है। ठीक है, चरक, सुश्रुत और अष्टांग बृहत्रयी के अंदर कंसिडर होती है, तो हम सुश्रुत ने क्या कहा ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत कहते हैं कि मर्माणी नाम मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता। सन्निपाता मतलब जहाँ मिलते हैं, तो जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि ये जहाँ मिले हैं, ठीक है, ये जहाँ मिलती हैं वो जो स्थान होते हैं वो मर्म स्थान है। ठीक है, यानी वो बताना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस कि कितना इंपॉर्टेंस इस मर्म का है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर हर चीज़ आपकी मिल रही, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। ठीक है, तो इनका जहाँ ये कंबाइन होते हैं, जहाँ मिलते हैं वो मर्म स्थान है। अब क्या बोलते हैं इसके बारे में वो कि तेषु स्वभाव एवं विशेषण प्राण तिष्ठति, या विशेष रूप से प्राण रहते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जहाँ प्राण रहते हैं। ठीक है, यानी जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है, तो वो मर्म है। तो प्राण तिष्ठन्ति, 2 पॉइंट आपको याद रखने कि कौन कौन है? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि जहाँ मिलते हैं वो मर्म स्थान है, और यहाँ प्राण तिष्ठन्ति, यहाँ प्राण रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सुश्रुत ने कहा है। अब इन्हीं पर अलग आचार्यों ने टीका करी, तो उन्होंने क्या बताया? डलहन कहते हैं कि मर्म मारयंती इति मर्माणी। मारयंती, मारयंती का मतलब सिर्फ मारने से नहीं है, मौत से नहीं है, डेथ से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब डिफॉर्मिटी से भी है। ठीक है, इसका मतलब डिफॉर्मिटी से भी है। ठीक है, यानी जिससे या तो मृत्यु हो जाए या मृत्यु के समान पीड़ा हो, तो दैट इज मर्म। ये किसने बताया? डलहन ने बताया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अरुंधत क्या बोलते हैं? अरुंधत क्या कह रहे हैं? अरुंधत कहते हैं कि अपिच मरण कारित्वात् मर्म, यानी जिससे मृत्यु हो जाए, जिस पर आघात लगने से मृत्यु हो, या मरणवद दुखदायित्वात्, या मरने के समान दुख हो। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मरण कारित्वात् यानी जिससे मृत्यु हो जाए, या मरणवत दुख, मरणवत मतलब मरण के समान दुख हो जाए, अथवा मृत्यु के समान दुख हो, तो दैट इज मर्म। ठीक है, तो ये किसने कहा? अरुंधत ने कहा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया डलहन को। ठीक है, डलहन ने क्या बोला था? मारयंती कह दिया था, तो मारयंती में हम सिर्फ मरण से ले रहे थे, लेकिन नहीं, हमको डिफॉर्मिटी से भी लेना, डेथ से भी लेना, दोनों से लेना है। उसको और क्लियर करके अरुंधत ने कह दिया। ऊपर वाले श्लोक में उन्होंने कह दिया कि जो मृत्यु कर दें वो मर्म है, नीचे में उन्होंने बता दिया कि जो मृत्यु के समान दुख दे रहे हैं वो भी मर्म है। ठीक है, तो ये मर्म की व्याख्या हो गई। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको ग्रॉस लेवल पर बता रहा हूँ मर्म को।
इस चैप्टर में कितने क्लासिफिकेशन है, क्या मर्म है, ये सब बताने जा रहा हूँ। इसके भी एक हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें मैं इंडिविजुअल मर्म पर आघात होने से क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे और कौन कौन से इंडिविजुअल मर्म है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको इसका पहले ओवरव्यू याद रखना है, ठीक है। तो मर्म की व्याख्या होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं मर्म की संख्या, ठीक है। तो संख्या में याद रखनी कितनी, 107। कितनी संख्या है, 107। तो मर्म की संख्या 107 हो गई, ठीक है। तो जो टेक्स्ट में वर्ड मिलता है वो मिलता है सप्तोत्तरम, सप्तोत्तरम, ठीक है। कितना, 107। सप्त उत्तरम, सप्त मतलब 7, उत्तरम मतलब बाद में, इसके बाद में 7 आए, ठीक है। तो 100 + 7 107, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम यंत्र की बात करें, ठीक है, सुश्रुत में, तो वो कितने हैं, 101, ठीक है। उसमें क्या आता है, शतम एकोत्तरम, शतम एकोत्तरम, यानी एक उत्तर, उत्तर जहाँ भी आएगा यानी बाद में जुड़ेगा, ठीक है। शत में एक और जोड़ दो, दैट इज 101। तो यंत्र है 101, मर्म है 107, सप्तोत्तरम यानी 7 जुड़ रहा है तो 107 हो गया, ठीक है। और यंत्र कितने हो गए, 101 हो गए। क्लियर। चलिए आगे प्रकार, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, दैट इज रचना के अनुसार, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने व्याख्या की थी मर्म की तो बोला था कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता, ये सुश्रुत ने कहा था, ठीक है। तो सुश्रुत जब इसका क्लासिफिकेशन देते हैं तो भी वो बोलते हैं, इसके जो प्रकार बताते हैं वही 5 प्रकार बता देते हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। क्लियर हो गया। तो वही 5 जिनके मिलने से मर्म बन रहा था, वही 5 इसके क्लासिफिकेशन हो गए रचना के अनुसार, ठीक है। रचना के अनुसार, क्योंकि जो हम मांस पढ़ते हैं, सिरा पढ़ते हैं, स्नायु कहाँ पढ़ते हैं, रचना शरीर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रचना के हिसाब से 5 हो गए। क्लियर। अब देखिए इसके कितने कितने टाइप्स हैं, तो आपको याद रखना है 11, 41, 27, 8, 20, बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। इधर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि अगर आप सीक्वेंस से याद रखेंगे तो नंबर मैं आपको याद कर रहा हूँ कैसे याद करना है। देखिए 20, लास्ट वाला 20 है, ठीक है। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, लेकिन एक कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है। तो लास्ट वाला 20 है, 20 में 8 जोड़ोगे 28 आएगा, 28 में एक कम कर दिया तो 27 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये एक बचा, ठीक है, इस एक का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ऊपर देखिए 1 और 1 11, ठीक है। 1 और 1 11 होता है, ठीक है। तो 11 हो गया, फिर नीचे 1 और लिख दीजिए 3 हो गया, और जो यहाँ का एक बचा था वो यहाँ ले जाइए 4 हो गया 41। कभी आप संख्या भूल जाएं तब मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना है आंसर, ठीक है। तो वैसे तो आप याद कर लीजिए, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि 11, 41, 27, 8, 20 ऐसे करके याद कर लीजिए। लेकिन अगर याद ना कर पाएँ तो ऐसे याद रख लीजिए, कभी भूल जाएँ या कभी नहीं याद आ पाए तो ऐसे ध्यान रख लीजिए कि नीचे 20 था, 20 में 8 जोड़ के 28 होता है, लेकिन एक कम कर दिया 27 हो गया, ठीक है। तो स्नायु वाला 27 हो गया, ठीक है। अब जो एक बचा वो कैसे कि मांस में 1 1 हो गया, यानी 2 हो गए, नीचे भी हमने 1 ले लिया, और नीचे का जो एक बचा स्नायु का वो हमने यहाँ जोड़ दिया 41, ठीक है। तो 11, 41, 27, 8 और 20, ठीक है। एक रचना के अनुसार इसके टाइप्स हो गए। चलिए सेकंड टाइप पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बताया सुश्रुत ने, किसने, सुश्रुत ने रचना के हिसाब से, ठीक है। जब हम वाग्भट की बात करते हैं, ठीक है, तो वाग्भट ने क्या किया, 5 मर्म तो थे, उन्होंने एक छठा मर्म इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, जिसको उन्होंने बोला धमनी मर्म। क्या बोला, धमनी मर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो वाग्भट का धमनी मर्म है, उन्होंने छठा मर्म और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उनका ये हुआ कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, ठीक है। ये 5 थे सुश्रुत के, और उन्होंने धमनी एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। धमनी उन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, धमनी उन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि था, ठीक है। मैंने बताया था कि वाग्भट का जो 6th मर्म एक्स्ट्रा है वो था धमनी, ठीक है। तो धमनी यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, देखिए संख्या कैसे याद रखनी है आपको, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे आपको याद रखना है कि धमनी को पहले छोड़ दीजिए, ठीक है। संधि में 20 का 20 ऐसे ही था, अस्थि में 8 ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है। अब उन्होंने कैसे कैसे कम किए, देखिए पहले वाले में से 1 कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। 1 कम करते कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर सिरा और स्नायु दोनों में से उन्होंने 4 कम किए, ठीक है। तो 37, और इधर कितना हो जाएगा 23, ठीक हो गया। पहले में से उन्होंने 1 कम किया, फिर 4 कम कर दिए सिरा स्नायु में से, और लास्ट का उन्होंने एज इट इज रहने दिया। तो कितने हो गए, 4, 4, 8 और 1 9। तो जो ये 9 मर्म एक्स्ट्रा रहे वो उन्होंने धमनी में जाके जोड़ दिए। क्लियर हो गया।
ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो 11, 41, 27, 8, 20 याद रखना है। बाकी पहले में से आप एक कम करेंगे, दूसरे में से 4 कम करेंगे, तीसरे से में भी 4 कम करेंगे, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो जो कम हुए टोटल वो 9 हो गए, वो 9 को उन्होंने धमनी के अंदर जोड़ दिया। क्लियर हो गया। तो इनका क्लासिफिकेशन बन जाएगा 10, 37, 23, 8, 20 और 9। ठीक है। तो ये 9 जो है, ये 9 धमनी मर्म। ठीक है, धमनी मर्म 9 हो गए। ठीक है। अब इन 9 की संख्या क्या क्या है वो देख लीजिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या इनकी संख्या बताई, इस 9 में उन्होंने बताया कि 1 गुदा, 2 अपस्तंभ, 2 विधुर और 4 श्रृंगाटक। ठीक है, 4 श्रृंगाटक। ठीक है। तो 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। तो ये 9 मर्म उन्होंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए। ठीक है। 1 गुदा हो गया, 2 अपस्तंभ हो गए, 2 विधुर हो गया, 4 श्रृंगाटक हो गए। तो टोटल 9 हो गए। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा। 11, 41, 27, 8, 20 कैसा था ये भी क्लियर कर दिया। 20 में 8 जोड़ के 28 होता है, 1 कम कर दो 27 हो गया। ठीक है। 27 हमको यहाँ याद रखना है। फिर जो 1 कम है उसको हम ऊपर जोड़ देंगे, तो 1, 2, 3 और इधर 4, 1, 2, 3 इधर हम जोड़ देंगे 1 और 4 हो जाएगा। तो 11, 41, 27, 8, 20। कभी भूल जाए तो निकालने के लिए मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि आपको वाग्भट ने जो है धमनी को एक छठा मर्म मान लिया। और कौन वाग्भट थे, देखिए अष्टांग संग्रह भी वाग्भट हैं, अष्टांग हृदय भी वाग्भट हैं। तो धमनियाँ कहाँ होती हैं, हृदय में, हृदय से कनेक्टेड रहती हैं। तो अष्टांग हृदय आपको याद रखना है। ठीक है। तो अष्टांग हृदय धमनी मर्म क्लियर हो गया। तो अष्टांग हृदय धमनी मर्म और 9 ये हो गए। ठीक है। पहले में से 1 कम, फिर 4 4 कम कर दिए और 9 जोड़ दिए। वो जो 9 बने वो धमनी में जोड़ दिए। धमनी में कौन कौन से थे, 1 गुदा, 2 अपस्तंभ और विधुर और 4 श्रृंगाटक। क्लियर। तो ये आपका रचना के हिसाब से क्लियर कर दिया मैंने, साथ के साथ वाग्भट भी क्लियर कर दिया। ठीक है। चलिए बी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बी क्लासिफिकेशन क्या, देश भेद से। ठीक है। देश मतलब शरीर का जो देश है। ठीक है। क्योंकि जब आप देश पढ़ते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है, तो देश को के 2 टाइप होते हैं, एक देह देश होता है, एक भूमि देश होता है। ठीक है। तो देह भी एक देश है, इसको भी हम देश बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो अब देखिए शरीर को कैसे बांट दिए, पहले शाखाएं बांट ली। ठीक है। शाखाएं बांट ली। इसे अगर ह्यूमन बॉडी है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये शाखाएं, 4 शाखाएं हो गई। ठीक है। तो उन्होंने शाखा मान लिया पहले। फिर कोष्ठ, कोष्ठ में उन्होंने बीच का जितना भी मध्य शरीर है वो सारा कंसिडर कर लिया। ठीक है। और फिर गर्दन से ऊपर का जितना है वो उन्होंने ग्रीवा के मर्म में कंसिडर कर लिया। ठीक है। ग्रीवा हो गया, मध्य शरीर हो गया। ठीक है। और ये शाखाएं हो गई 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो शाखा में कितने हैं, 1 में 11 माने तो टोटल 44 हो गए। 11 चक्को 44। ठीक है। 11 4 44। तो 44 उन्होंने मान लिए। ठीक। उसके बाद आता है मध्य शरीर। तो मध्य शरीर में क्या क्या देखिए, कोष्ठ भी है। ठीक है। और पीछे पीठ भी है, पृष्ठ भी है। ठीक है। तो कोष्ठ में उन्होंने माने, ठीक है, कोष्ठ के जो टोटल मर्म माने वो कितने माने, 26। यानी जो पूरे मध्य शरीर के जो मर्म माने उन्होंने वो कितने हो गए, 26। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। शाखा के हम क्लियर कर चुके हैं 44। ये जो मध्य शरीर में उन्होंने टोटल माने 26। कितने, 26। उसमें उन्होंने बोला कि आगे की तरफ पेट और छाती। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेदा में उदर और उर। उर मतलब होता है छाती और उदर मतलब होता है पेट। इसमें उन्होंने कितने माने, 12 माने। ठीक है। तो पृष्ठ में कितने हो गए, 14। तभी तो जोड़ के 26 हुआ। ये 26 हुआ तो ये पेट और छाती यानी उदर और वक्ष के ये 12 मर्म और पृष्ठ के 14 मर्म, टोटल जोड़ के 26 हो गए। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रंट साइड में जो एंटीरियर पोर्शन में क्या है, उदर है और उर है, तो वो कितने हो गए, 12 हो गए। और बैक साइड में क्या है, पृष्ठ है, पीठ है, तो कितने हो गए, 14 हो गए। क्लियर। तो अब कैसे याद रखना है, टोटल उदर और उर 12 हो गए। अब ये बताइए कि किस में, उदर और उर में इंडिविजुअल कितने कितने हैं, कभी ये पूछ लेता है। तो याद रखना है कि उदर में 3 वर्ड हैं, उदर, तो यानी 3 मर्म। ठीक है। और दोनों को जोड़ के 12 हैं तो उर में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है। तो टोटल 12 मर्म हो गए आपके उदर और उर के। और पृष्ठ में कितने होंगे, 14, तब जोड़ के 26 होगा। ठीक है। अब आपको पता ही है टोटल संख्या 107 है। आप घटा के भी गर्दन के निकाल सकते हैं, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो 37 मर्म आ जाएंगे। क्लियर। तो शाखा आपको याद रखना होता है, शाखा में कितने हो गए, 44 हो गए। 11 1 में है तो 4 में 44 हो गए। कोष्ठ में आपको 26 याद रखने होते हैं। फिर आपको याद रखना होता है कि एंटीरियर में क्या है, उदर और उर है, उदर है और उर है। तो उदर में कितने हो गए, उदर और 3 वर्ड हो गए 3, और उर में बचे हुए 9 हो गए।
तो 12 ये हो गए, पीठ में जो पीछे बचे पोस्टीरियर में 14 हो गए, तो टोटल जोड़ के 26 हो गए, ठीक, और गर्दन के 37 हो गए। तो ये मैंने देश भेद से आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे परिणाम भेद से, ठीक है, परिणाम भेद से या साध्य साध्यता के अनुसार या परिणाम भेद से, ठीक है। तो 2 क्लियर हमने कर दिया आपको, रचना के हिसाब से, ठीक है, और देश भेद से। तीसरा आता है परिणाम के हिसाब से। तो परिणाम के हिसाब से कौन कौन से देखिए, सद्य प्राणहर, कालांतर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजाकर, ठीक है। कैसे याद करेंगे, स क वी व रू, स क वी व रू, ठीक है। तो स फॉर सद्य प्राणहर, क फॉर कालांतर, वी फॉर विशल्यग्न, वै फॉर वैकल्यकर और रू फॉर रुजाकर। स क वी व रू कितनी संख्या है, 19, 33, 3, 44, 8। क्लियर। अब याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है याद करना, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 3, फिर इधर नीचे 1 3 आ गया, फिर 4 4, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ में रिपीटेशन है 33, फिर 1 3 हो गया, फिर 44, ठीक है। ऊपर कितना है 19 और लास्ट में है 8, तो 19 33 3 44 8 ऐसे आपको याद रखने हैं। स क वी व रू, चाहे तो याद कर लीजिए 19 33 3 44 8। कभी भूल जाए तो याद रखिएगा कि जो दूसरा तीसरा चौथा है उसमें दूसरे में रिपीटेशन है 3 3 का, और बीच में फिर 1 ही 3 है, और लास्ट में 4 4 का 2 रिपीटेशन है, ठीक है। और 19 और 8 हो गया, सद्य प्राणहर और रुजाकर। क्लियर। तो ये हो गया परिणाम भेद से या साध्य साध्यता के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। अब आता है परिमाण के अनुसार यानी प्रमाण के अनुसार, ठीक है। ये सब हटा दीजिए, सिर्फ इतना याद रखना है। रुकिए 1 मिनट, मैं कल चेंज कर लूँ, ठीक है। तो परिमाण यानी प्रमाण होता है, ठीक है, प्रमाण के अनुसार, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कितने कितने होते हैं। आधा अंगुल प्रमाण के होते हैं, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल। ये चतुरांगुल को हटा दीजिए, स्वपाणी तल लिख दीजिए इसे, स्वपाणी तल, ठीक है। अब मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, इजीली याद हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक। पहले 2 अंगुल और 3 अंगुल याद रख लेते हैं, ठीक है। तो मणिबंध और गुल्फ, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, 2 2 अंगुल के हैं, ठीक है। और 3 3 अंगुल में कौन कौन से हैं, जानु और कूरपर। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको एक सिमेट्री मिलेगी, हाथ का मणिबंध और पैर का गुल्फ, ठीक है, यानी व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है, और एंकल जॉइंट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, ठीक है। यानी मणिबंध हाथ का और गुल्फ पैर का, ठीक है। ये कितने हैं, 2 अंगुल प्रमाण के हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, सिमेट्री है देखिए हाथ पैर में, ठीक है। ऐसे 3 अंगुल में क्या हो गया, जानू यानी नी जॉइंट, ठीक है, पैर का नी जॉइंट, और उसी का सिमेट्रिकल हाथ में कूरपर यानी एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये 3 अंगुल के हो गए। क्लियर हो गया, ठीक। तो क्या याद रखा कि मणिबंध और गुल्फ 2 अंगुल, ठीक है, mg, ठीक है। और 3 अंगुल वाले कौन से हो गए, जानू और कूरपर, ठीक है, जानू और कूरपर, जे के सीमेंट, mg हेक्टर, ठीक है। तो mg मणिबंध और गुल्फ 2 अंगुल और जानू और कूरपर 3 अंगुल, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1 1 अंगुल की, ठीक। तो इसके लिए एक निमोनिक याद रख लीजिए, 1 अंगुल के लिए कक्षा के मूल पार्श्व में उर्वी बेटी का सिर है, ठीक है। तो एक बहुत तगड़ा मर्डर हो गया, ठीक है, और उसने क्या किया, कक्षा के पार्श्व में जाकर के, किनारे पर जाकर के एक लड़की है उर्वी, उसका सर रख दिया, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, कक्षा दैट इज कक्ष, कक्षधर, ठीक है, कक्षधर मर्म, ठीक है। फिर मूल, तो मूल में याद रखना है स्तन मूल, स्तन मूल। क्लियर। पार्श्व हो गया, ऑलरेडी क्लियर है। उर्वी हो गया, ऑलरेडी मर्म है, क्लियर है। बेटी मतलब वेटअप हो गया, ठीक है। और सिर, सिर में आपको क्या याद रखना है, कूर्च सिर। अभी देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूर्च सिर। क्लियर। तो कूर्च सिर हो गया। तो कक्षधर, कक्षा मतलब कक्षधर, मूल मतलब स्तन मूल, पार्श्व ऑलरेडी मर्म, उर्वी मर्म, विटप मर्म, और सिर मतलब कूर्च सिर। तो एक लड़का है, उसने मर्डर कर दिया और कक्षा के किनारे पर जाकर के उर्वी नाम की एक लड़की का सर रख दिया, ठीक है। तो ये 1 अंगुल प्रमाण वाले हो गए। 2 अंगुल में क्लियर कर चुका हूँ, mg और 3 अंगुल JK,
ठीक है। फिर आता है स्वपाणितल। स्वपाणितल, इसके लिए भी एक निमोनिक याद रख लीजिए, नीला, कलर चेंज कर दूं ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो, मन्या की माता सीमा ने नाभि में श्रृंगार कर कूच किया। ठीक है, कूच किया। ठीक है, तो नीला, मन्या। ठीक है, तो कितने नीला हैं? 2 नीला हैं, 2 मन्या है, 2 लड़कियां हैं मान लो, नीला मन्या, इनकी माता सीमा है। ठीक है, तो नीला कितनी होती है संख्या में? 2। मन्या कितनी है? ये भी 2 होती हैं। माता मतलब मातृका, ये कितनी होती हैं? 8 मातृकाएँ होती हैं। तो 8 2 10 2 12। ठीक है, सीमा मतलब सीमंत, सीमंत कितने होते हैं? 5। सीमंत होते क्या है? जब आप ब्रेन पढ़ते हैं ना तो ब्रेन में सूचर्स होते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे सूचर्स होते हैं, कोरोनल सूचर, लैम्बॉइड सूचर। ठीक है, तो ये जो सूचर्स हैं ही सीमंत हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? 5 हैं। ठीक, नाभि क्लियर है। ठीक, श्रृंगार मतलब श्रृंगाटक हो गया, पहले ही आपको बता चुका हूँ 4 होते हैं। ठीक है, और कूच जो लिखा है दैट इज कूर्च हो गया। ठीक है, तो अब क्या है आपको याद रखना है, ये जो कूर्च है ये क्या है? स्वपाणितल प्रमाण का है, जबकि कूर्च सर जो है, सर कहाँ था? 1 अंगुल प्रमाण का था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कूर्च स्वपाणितल और कूर्च सर जो है दैट इज 1 अंगुल प्रमाण। क्लियर हो गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखना है। तो नीला मन्या की माता सीमा ने नाभि में श्रृंगार कर कूच किया। अब 2-3 मर्म से बच जाते हैं, वो कौन कौन से? हृदय, वस्ती। त्रिमर्म में क्या होते हैं? हृदय, वस्ती और सर होते हैं, पर हृदय वस्ती सिमिलर रहेगा, सर यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर गुदा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये जो है स्वपाणितल प्रमाण के हो गए, और रेस्ट ऑफ ऑल जितने बचेंगे वो ये आधे अंगुल प्रमाण के होंगे। शेष जितने भी बचेंगे वो आधे अंगुल प्रमाण के होंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, ये आप याद कर सकते हैं इजीली। ठीक, अब देखिए इन मर्म का शल्य तंत्र में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जान लीजिए, मैंने पहले बता दिया कि एनर्जी सेंटर्स हैं, अगर इन पर आघात पहुंचेगा तो या तो मृत्यु होगी यानी डेथ होगी, या डिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी हम शस्त्र कर्म करते हैं शल्य में, ठीक है, क्षार कर्म, अग्निकर्म, चाहे पैरासर्जिकल प्रोसीजर है, रक्त मोक्षण, तो उसमें हमें इन मर्म को बचाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इस मर्म को नहीं बचाया तो आघात हो सकता है और मृत्यु हो सकती है या डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरा आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं, वो कहते हैं कि मर्म जो है ये शल्य विषयार्ध, यानी आपसे 2-3 चीज़ें पूछ लेता है कि शल्य विषय का अर्ध क्या है, आधी चिकित्सा क्या है शल्य विषय की। ठीक है, शल्य विषय का आधा क्या है? ठीक है, तो शल्य विषय का आधा क्या है? मर्म है। अगर पूछेगा शल्य चिकित्सा का आधा क्या है, यानी पूरी चिकित्सा एक तरफ, और शल्य चिकित्सा का कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो आधा 50% खुद ले लेता है, तो शल्य चिकित्सा अर्ध क्या है? शिराव्यध है, शिराव्यध। और काय चिकित्सा का पूछ ले तो आप आंसर देंगे बस्ती। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ भी क्लियर कर दिए। तो शल्य विषय का अर्थ क्या है? मर्म है। ठीक है, मर्म है। शल्य चिकित्सा का अर्थ क्या है? शिराव्यध है। और काय चिकित्सा का अर्थ क्या है? बस्ती। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर किया इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिए थोड़ा लेंथी वीडियो है लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको इजीली आप याद कर सकते हैं ऐसे। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं ओवरव्यू, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मर्मों के साथ महाभूतों का संबंध क्या क्या है। ठीक है, तो आपको एक न्यूमोनिक याद रखना है इसके लिए, विस्की रवि, विस्की रवि। ठीक है, रवि क्या है? विस्की पीता है। ठीक है, तो विस्की, ठीक है, और रवि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब कैसे आगे याद रखेंगे? पहले आप लिख लीजिए सौम्य। ठीक है, सौम्य का उल्टा आग्नेय। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? सौम्य आग्नेय। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका र वाला जो है इसमें अग्नि और वायु। ठीक है, अग्नि और वायु आपको याद रखना है, और लास्ट में जो है वायु इंडिविजुअल रख लेना है। ठीक है, तो पहला आपने सौम्य याद रखा, फिर आग्नेय, फिर दोनों को जोड़ दिया सौम्य आग्नेय, फिर अग्नि प्लस वायु याद रख लीजिए, और लास्ट का वायु नीचे ले आइए। ठीक है, वायु हो गया। अब कैसे याद रखना, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो विसल्यग्न मर्म है वो वायु वाला प्रधान होता है। ठीक है, विसल्यग्न वायु प्रधान होता है, क्योंकि देखिए 2 बार वी आ गया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वी जो लास्ट वाला है वो विसल्यग्न में ही वायु की प्रधानता होती है। ठीक है, तो आपको वायु याद रखना है विसल्यग्न के लिए। तो विसल्यग्न मतलब हो गया वायु। ठीक है, तो पहला जो हो गया वो हो गया वैकल्यकर। क्लियर, फिर हो गया एस फॉर सद्य प्राणहर, के फॉर कालांतर, आर फॉर रुजाकर। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लीजिए। ठीक है, विसल्यग्न हो गया सौम्य, तो यहाँ देखा विसल्यग्न हो गया आपका वायु, वी फॉर विसल्यग्न, वी फॉर वायु हो गया। फिर वी आई जो बचा वो वैकल्यकर, वैकल्यकर कैसा है? सौम्य है, तो सौम्य हो गया। ठीक है, सद्य प्राणहर आग्नेय। ठीक है, सद्य प्राणहर को सौम्य काट दीजिए, गलत है, आग्नेय कर दीजिए इसको, आग्नेय।
ठीक है, तो आग्नेय हो गया। तो सद्य प्राण क्या है, आग्नेय हो गया। ठीक, कालांतर क्या हो गया, सौम्य प्लस आग्नेय, तो कालांतर हो गया सौम्य प्लस आग्नेय। ठीक है, और रुजाकर हो गया अग्नि प्लस वायु, अग्नि प्लस वायु। तो ये कोटेशन आप याद रख लीजिए, विष की रवि। ठीक है, एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, विष की रवि। ठीक है, लास्ट वाला विसर्यग्न है, तो पहले आप ऊपर से सौम्य से लिखना स्टार्ट करिए, सौम्य हो गया, फिर दूसरा आग्नेय हो गया, फिर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सौम्य प्लस आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सौम्य प्लस आग्नेय हो गया था। ठीक है, और लास्ट वाला मैंने बताया था कि विसर्यग्न है, तो वी फॉर विसर्यग्न हो गया। विसर्यग्न में हमेशा वायु होती है, और बीच वाला आपको बोल दिया था कि अग्नि प्लस वायु, नीचे का वायु तो रहेगा, अग्नि और जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया था। इसको यहाँ पर काट के आप सद्य प्राण को आग्नेय कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सद्य प्राणहर मर्म का मतलब नाम से क्लियर है कि सीधा तुरंत मारक होंगे, तुरंत मारक होंगे। तो सद्य प्राणहर मर्म के लिए जो समय अवधि बताई गई है वो 7 दिन बताई गई है, ये आपको याद रखना है कि 7 दिन के अंदर मृत्यु देने वाले होते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म नाम ही से क्लियर है कि काल में मारेंगे, कुछ काल में मारेंगे, मारेंगे जरूर पर कुछ काल में मारेंगे। तो वो काल क्या है, तो टेक्स्ट में आता है सुश्रुत में, पक्षाद मासाद वा। मासाद वा, पक्ष मतलब होता है 15 दिन और मास मतलब 30 दिन। ठीक है, तो यानी 15 दिन में मारेंगे या 30 दिन में मारेंगे, यानी 1 महीने में मारेंगे। क्लियर, पर ध्यान रखना कि जो कालांतर प्राणहर मर्म है उन सबके समय अवधि 15 दिन या 30 दिन की है, लेकिन एक क्षिप्र मर्म एक ऐसा मर्म है जो सद्यो प्राणहर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी तुरंत मार देता है। ठीक है, तो ये बस आपको एक्सेप्शन याद रखना है। और लास्ट में विसर्यग्नि में आपको बता चुका हूँ कि विसर्यग्नि में वायु प्रधान होती है। ठीक है, तो वायु वाला क्या होता है कि अगर जब तक शल्य अंदर रहता है, ठीक है, तो तब तक मृत्यु नहीं होती है। जैसे आप शल्य निकालते हो तो वायु का निर्हरण हो जाता है, वायु बाहर निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। तो इस कंडीशन में शल्य को वहीं पर रहने दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने आज आपको ग्रॉस पूरा मर्म बता दिया, शॉर्ट में समराइज कर दिया। अब इंडिविजुअल कौन कौन से मर्म शाखा के अंदर कितने हैं, कोष्ठ के अंदर कौन कौन से हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, और किस मर्म पर आघात होने से क्या फीचर होंगे वो भी याद कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू।